हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 3 जनवरी की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल आइज एंड नेज। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा कल के न्यूज़पेपर में। कल 2 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है उसमें एक एडिटोरियल तो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। ये दूसरे वाला एडिटोरियल है, आइज एंड नेज इसका टाइटल है। आइज जो है, आई का मतलब होता है यस और ने का मतलब होता है नो। ये प्लूरल बनाया गया है और ये दोनों ही नाउन्स हैं। एंड के दोनों और चीज़ें सेम होती हैं। सेम होने का मतलब है कि वर्ड कैटेगरी सेम होती हैं, ठीक है। तो ये भी नाउन है तो ये भी नाउन है। आइज एंड नेज, यस एंड नो, ठीक है। जब आपसे कोई चीज़ पूछी जाए कि हाँ कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं, तब आप कहते हैं कि हाँ हम लोग हाँ में हैं, हम लोग ना में हैं, हम पक्ष में हैं, हम विपक्ष में हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। गिवन द रीजनल वेरिएशंस। गिवन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कंसिडरिंग। पहली बात तो इसका जो वर्ड कैटेगरी है वो प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है कंसीडरिंग, मतलब ये ध्यान में रखते हुए। तो ये ध्यान में रखते हुए कि रीजनल वेरिएशंस हैं, कुछ क्षेत्रीय विविधताएं हैं। किसमें? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में। डेमोग्राफिक का मतलब जनसांख्यिकी होता है, ट्रेंड का मतलब रुझान होता है। तो जनसांख्यिकी जो ट्रेंड्स हैं उसमें कुछ विविधताएं हैं। एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और आर्थिक जो अवसर हैं उनमें विविधताएं हैं। इन विविधताओं को देखते हुए, इन वेरिएशंस को देखते हुए इंडिया हैज़, इंडिया की वर्ब हैज़ है, अ हाई रेट ऑफ माइग्रेशन। भारत में काफ़ी ज़्यादा दर है, काफ़ी उच्च दर है पलायन की, मतलब भारत से लोग जो हैं दूसरे देशों में चले जाते हैं, ठीक है। विच डबल्ड, और ये जो पलायन है उसके लिए विच आ रहा है, ये डबल हो गई, दुगुनी हो गई इन द सेंसस डिकेड ऑफ 2001 to 2011। सेंसस जनगणना को बोलते हैं। जब जनगणना की गई थी 2001 से 2011 का जो दशक है, इस दशक के अंदर ये माइग्रेशन का जो रेट है वो डबल हो गई, मतलब दुगुनी दर से लोग पलायन कर गए, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो इंडिया, इसकी वर्ब है वो हैज, सेंसस का जनगणना, विच रिलेटिव प्रोनाउन है माइग्रेशन के लिए है, माइग्रेशन की वर्ब है वो डबल्ड है और कोई इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। एंड तक सेशन देखना है आपको, बीच में कहीं पर भी स्किप करके नहीं जाना है। कंप्लीट सेशन देखने की हैबिट डेवलप कर लीजिए, तभी जाके आपको इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी। और इसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। सुबह ही आप देख सकते हैं कि कौन सा एडिटोरियल डिस्कस होने वाला है और कौन कौन से नए वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक बात और, पेड कोर्सेज एक्सेस करने के लिए आप एप्लीकेशन आशीष क्लासेस को डाउनलोड करें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर पेड कोर्स ग्रामर, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि 0 to एडवांस लेवल का कोई कोर्स हो जिसमें हम इंग्लिश सीख सकें। बेसिक से इंग्लिश नहीं आती उनके लिए वो एक विशेष कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, वहाँ से वो बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो भी आप देखें, पता लग जाएगा आपको। माइग्रेंट्स ऑफन सी देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। माइग्रेंट्स जो अप्रवासी हैं, जो पलायन कर गए हैं, वो अक्सर देखते हैं अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स को, अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को, कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, मतलब उन्हें समझौता करना पड़ा है। अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इसका मतलब आपने कम से संतोष किया है, ठीक है। एट देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ पर? जो उनका स्थान है, ओरिजिन का मूल स्थान है, रेजिडेंस जहाँ उनका घर है वहाँ पर, राइट। सब्जेक्ट है माइग्रेंट्स, वर्ब है सी, ऑफन एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। माइग्रेंट्स के लिए पजेसिव एडजेक्टिव देयर है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है तो राइट्स नाउन है, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही एडजेक्टिव है। मैंने कहा कि एंड के दोनों साइड में चीज़ें सेम होती हैं, मतलब वर्ड कैटेगरी सेम आएगी। तो कहना क्या चाह रहा है कि माइग्रेंट्स जो हैं, जो पलायन करने वाले लोग हैं, वो अक्सर देखते हैं अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं उन स्थानों पर जो उनका ओरिजिन है, जहाँ से वो संबंध रखते हैं और जहाँ उनका रेजिडेंस है, वहाँ पर उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स जो हैं उन्हें समझौता करना पड़ा है, मतलब उन्हें कम से संतोष करना पड़ा है, ये कहने का मतलब है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इसकी वर्ब हैज, नाउ प्रपोज्ड, अब उसने प्रस्ताव रखा है, अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, एक तंत्र। उसने प्रस्ताव रखा है कि एक सिस्टम का प्रस्ताव रखा है टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, टू मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज़ को आसान कर देना, या मेक समथिंग पॉसिबल, कोई चीज़ को संभव बना देना। तो इसने प्रस्ताव रखा है एक ऐसे मैकेनिज्म का जो कि फैसिलिटेट करता है, मतलब फैसिलिटेट करने के लिए क्या? रिमोट वोटिंग, रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, दूर,
कि दूर बैठकर भी आप वोट डाल सकते हैं। फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट्स, किसके लिए? घरेलू जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए। घरेलू माइग्रेंट्स का मतलब है कि आप किसी राज्य में चले गए, है ना, जैसे किसी एक राज्य दूसरे राज्य में पलायन करके वहां से आप अपने राज्य में, मतलब अपने जगह का वोट जो है वो डाल पाएंगे। ऐसा सिस्टम इजाद किया है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। चुनाव आयोग से पहले द का प्रयोग करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वर्ब है वो हैज है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। मैकेनिज्म नाउन है, मैकेनिज्म नाउन इसलिए है कि आईएसएम आ रहा है लास्ट में, ये सफिक्स देख के पता लगता है, और आर्टिकल के बाद में है, इससे भी आप ये पता लगा सकते हैं। फैसिलिटेट यहाँ पे वर्ब है, टू के साथ बेस फॉर्म। रिमोट एडजेक्टिव है, डिस्टेंट है, वोटिंग नाउन है। फोर्ड प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, और डोमेस्टिक यहाँ पे नाउन का एडजेक्टिव का काम करेगा। माइग्रेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि द रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो रिमोट मतलब दूर दराज क्षेत्र से जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है फर्स्ट मॉडल, किसी भी चीज़ का सबसे पहला जो मॉडल है वो कहलाता है क्या? प्रोटोटाइप, नाउन है। तो जो ये ईवीएम को तो पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। अब वो दूर से ही वोट डालने के लिए ईवीएम अलग से इजाद किया गया है। तो जो रिमोट ईवीएम है, ये जो प्रोटोटाइप है, ये जो मॉडल है, कैन बी यूज्ड, इसका प्रयोग किया जा सकता है फॉर अप टू 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कहाँ तक? 72 निर्वाचन क्षेत्रों तक। सिमल्टेनियसली, इसका मतलब है साथ साथ में। सिमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साथ साथ में, एडवर्ब है ये। अवे फ्रॉम ए सिंगल, फ्रॉम ए सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। कहाँ से? कोई एक जो रिमोट दूर का पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ जहां से वोट डाले जाते हैं, वहां से ऐसा हो सकता है। तो सब्जेक्ट है प्रोटोटाइप, इसकी वर्ब है कैन बी यूज्ड, और ये पैसिव है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। फिर 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंट निर्वाचन क्षेत्र को बोलते हैं। सिमल्टेनियसली एडवर्ब है, इसका मतलब साथ साथ में होता है। तो जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, उसका जो प्रोटोटाइप है, उसका इस्तेमाल हो सकता है 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए। एक साथ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ से? किसी एक दूर दराज के पोलिंग बूथ से। द ECI हैज़ इन्वाइटेड, मैंने कहा था ECI से पहले द आएगा तो द फिर से है, इसकी वर्ब है हैज़ इन्वाइटेड। तो ECI ने क्या किया है? इन्वाइट किया है। किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक पार्टियों को। किस लिए? फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन, कि आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करें, दिखाएं ऑफ द प्रोटोटाइप ऑन जनवरी 16, कि भाई ECI ने कहा है कि आप सब आ जाइए, हम आपको दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे। इसका कब देंगे? 16 जनवरी को, जनवरी 16 को इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे। ECI की वर्ब हैज़ इन्वाइटेड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है। प्रोटोटाइप का मतलब फर्स्ट मॉडल बताया मैंने। जब आप डे और डेट की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर, किसी एक विशेष डे या डेट की अगर आप बात करोगे, पर्टिकुलर डे या डेट की बात करोगे, तो वहाँ पे आपको प्रयोग किसका करना होता है? ऑन का, ये ध्यान रखना है। तो पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक जो ECI है उसने इनवाइट किया है पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन किसका है? प्रोटोटाइप का है। कब दिया जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन? 16 जनवरी को। अ कॉन्सेप्ट नोट, अब कॉन्सेप्ट नोट का मतलब है कि जो इसका जो भी एक कॉन्सेप्ट है, जिस सिस्टम पे काम करेगा, ये जो कॉन्सेप्ट इसने दिया है, अवधारणा दी है इस कमीशन ने, इस आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने, टेक्स इनटू अकाउंट। टेक्स इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना, या तो कहेंगे विचार करना, और या फिर इसका मतलब होता है इन्वॉल्व करना, शामिल करना। तो इस कॉन्सेप्ट नोट में, जो कॉन्सेप्ट नोट दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसमें शामिल है क्या? लीगल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। इसमें कुछ चुनौतियां बताई गई हैं, जिसमें कानूनी चुनौती हो सकती है, फंक्शनल कि कैसे ये काम करेगा वो चुनौती हो सकती है, प्रशासनिक चुनौतियां हो सकती हैं, और तकनीकी चुनौतियां हो सकती हैं। एट हैंड का मतलब होता है इमिनेंट, जो कि नज़दीक है, इमिनेंट कह सकते हो, या फिर आप इसे कहेंगे अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ जो अब घटित होने ही वाली हो, जो नज़दीक हो, उसे कहेंगे एट हैंड। और चूंकि ये दो वर्ड्स का समूह है, इसलिए इसे फ्रेज कहा जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेज नाम देते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट नोट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये विचार कर रहा है, या फिर इसमें शामिल है, इस कॉन्सेप्ट नोट के अंदर, कॉन्सेप्ट नोट की वर्ब टेक्स है, इसमें शामिल हैं कुछ चैलेंजेस।
चैलेंजेस के नाम दे रखे हैं, सारे एग्जेक्टिव हैं, लीगल भी एग्जेक्टिव है, ऑपरेशनल एग्जेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है, टेक्नोलॉजिकल एग्जेक्टिव है। जो चुनौतियाँ मतलब कहाँ हैं, एट हैंड हैं, मतलब जो होंगी, नज़दीक हैं, ऐसा होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर कह रहा है वोटर पार्टिसिपेशन, जो मतदाता की भागीदारी है, इज कंपैरेटिवली हाई इन इंडिया, वो तुलनात्मक रूप से भारत में ज़्यादा है, और देशों की तुलना में भारत में मतदाताओं की भागीदारी ज़्यादा है, मतदाता जो है वोट डालते हैं, ज़्यादा वोट डालते हैं। ठीक है, यट फिर भी इन 2019 में हुआ ये था कि 3 वोटर्स में से एक जो है वो आया ही नहीं। टर्न अप का मतलब होता है अराइव करना, पहुंचना, अराइव कह सकते हो, या इसे अपीयर भी कहा जा सकता है, अराइव या अपीयर। ये टर्न अप का मतलब है, टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है। और कंपैरेटिवली के साथ में डिग्री पॉजिटिव आती है, ध्यान रखेंगे। कंपैरेटिवली के साथ में डिग्री कौन सी आएगी, पॉजिटिव। और कंपैरेटिवली के साथ साथ एक और ध्यान रखेंगे, रिलेटिवली। कौन सी चीज याद रखोगे, रिलेटिवली, इसके साथ में भी डिग्री पॉजिटिव ही आती है। तो कह रहा है वोटर पार्टिसिपेशन जो है भारत में वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। फिर भी यट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आता है, विरोधाभासी वाक्यों के लिए आता है। फिर भी 2019 में ये हुआ था कि 3 वोटर्स में से एक वोटर आया नहीं था, इसके बावजूद कि भारत में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा भागीदारी है वोटर्स की। गोइंग बाई, गो बाई का मतलब होता है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें या इसके अनुसार देखें, तो अगर 2017 का इकोनॉमिक सर्वे देखा जाए और उसके आधार पर अगर बात की जाए, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, देर आर अराउंड 14 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स। तो उसमें देखा गया कि 14 करोड़, अराउंड मतलब लगभग 14 करोड़ अंदर आंतरिक माइग्रेंट्स हैं। मतलब ये इंटरनल माइग्रेंट्स का मतलब है डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके रहने लग गए हैं किसी कामकाज की तलाश में, कैसे मान लीजिए इन द कंट्री, देश में। एंड दे हैव टू क्रॉस मैनी हर्डल्स, और उनको बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है। टू बी एबल टू वोट, वोट डालने के लिए उनको बहुत सी बाधाओं का फेस करना पड़ता है। हर्डल्स का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, बाधा है। ठीक है, तो देयर से स्टार्ट कर रखा है, चूंकि अब ये वाली बात तो केवल इतनी बात दे रखी है कि इस सर्वे के अनुसार अगर देखें तो सेंटेंस तो देयर से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले है, मैन वर्ब बाद में है। तो कह रहा है कि लगभग 14 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स हैं देश में, और उनको ऐसा करना पड़ता है, दे के साथ में ये वर्ब है इसकी। और हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको कोई भी काम अंडर कंपल्सन करना पड़ता है, मजबूरी के वशीभूत होकर करना पड़ता है। उन्हें बाधाएं पार करनी पड़ती हैं बहुत सारी, वोट डालने में सक्षम होने के लिए। एनीथिंग दैट एडवांसेस देयर राइट्स, कोई भी चीज़ जो कि उनके अधिकारों को आगे बढ़ाती है। अच्छा, दैट का प्रयोग इसलिए क्योंकि एनीथिंग आ गया, एनीथिंग हो, समथिंग हो, एवरीथिंग हो, नथिंग हो, अगर ये दे रखे हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगाना है, विच कभी नहीं लगाना है, याद रखना। एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये जो थिंग लगे हुए शब्द हैं उनमें आपको दैट लगाना चाहिए, विच नहीं लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो कोई भी चीज़ जो उनके अधिकारों को आगे बढ़ाती है मस्ट बी वेलकम्ड, उसका स्वागत तो होना ही चाहिए। तो दैट आ रहा है इस एनीथिंग के लिए, इसकी वर्ब तो है एडवांसेज। फिर एनीथिंग की वर्ब है वो मस्ट बी वेलकम्ड है, ये एनीथिंग भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मस्ट बी वेलकम्ड पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो इसको आगे मतलब इसका स्वागत होना ही चाहिए, मस्ट है वो जरूर से ज़रूर ऐसा होना चाहिए, ये बताने के लिए आता है, मस्ट एक मॉडल है। बट अ हरीड मूव, लेकिन एक जल्दबाजी में लिया गया कदम, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो एक हरीड मूव जो है, जल्दबाजी में किया गया जो एक प्रयास है, विल ओनली डू मोर डैमेज, वो क्या करेगा, केवल और केवल नुकसान ज़्यादा करेगा। किसका, इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी मतलब प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा, दृढ़ निष्ठा, इसको बोलते हैं। ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, जो चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्टोरल मतलब चुनावी प्रक्रिया की जो एक प्रामाणिकता है उसका नुकसान ये करेगा, जल्दीबाजी में कोई काम अगर करते हो आप। विच मैनी फियर, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को डर है, मैनी की वह फियर है। इज एंड इरोडिंग, और विच आ रहा है किसके लिए, इस प्रामाणिकता के लिए। तो विच जो है इज इरोडिंग, इरोड का मतलब है डिमिनिश हो रहा है, कमजोर हो रहा है, वीकन हो रहा है। इरोड का मतलब है कमजोर होना। तो ये प्रामाणिकता जो है चुनाव आयोग की, या फिर कहें कि चुनावी प्रक्रिया की, वो कमजोर हो रही है। एंड फॉर वैलिड रीजन्स, और इसके कारण जो हैं वो भी सही हैं, गलत कारण नहीं है, सार्थक कारण है, वैलिड हैं, मतलब इनवैलिड नहीं है। ठीक है, तो हरीड मूव में मूव नाउ हुआ, हरीड है पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म में दे रखा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ए डिटर्मिनर है।
लेकिन अगर जल्दीबाजी में कोई कदम उठाया जाएगा तो उससे केवल और केवल डैमेज होगा। डैमेज किसका होगा, उसके लिए टू लगा रखा है। डैमेज होगा इलेक्टोरल प्रोसेस की प्रामाणिकता का, और प्रामाणिकता जो है वो हो रही है इरोड, और ऐसा बहुत सारे लोगों को डर है। मैनी की वर्ब फियर है, विच की वर्ब इज इरोडिंग है। आगे कह रहा है द ईसीआई रिसेंट कंडक्ट, ईसीआई का जो हाल फिलहाल का जो कंडक्ट है, जो चुनाव आयोग का वर्तमान में जो भी एक चल रहा है कंडक्ट व्यवहार होता है वैसे या जो भी ये चीज़ें संचालित कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, अगर सीधा सीधा जोड़ दें यहाँ से, हैज़ बीन वो रहा है लेस देन रीअश्योरिंग। रीअश्योर का मतलब पुनः आश्वस्त करना, विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना। तो ये जो कंडक्ट है, ये आचरण जो है ईसीआई का हाल फिलहाल, वो रीअश्योरिंग से कम रहा है, मतलब कहें कि भरोसा दिलाने लायक नहीं रहा है। लेस डिग्री कंपैरेटिव है तो देन का प्रयोग है, और बीच में क्या है, इंक्लूडिंग इन द 2022 गुजरात असेंबली इलेक्शंस, इसमें 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव भी शामिल है। ठीक है, ये कंडक्ट इसका इसमें भी बताया है, ये उदाहरण दिया है। इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब इस समेत, कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं। इसमें इसका जो कंडक्ट रहा है वो रीअश्योरिंग नहीं रहा है, इस मापदंड से कम रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। फिर देखिए, द ईसीआई प्रपोजेज टू हैव रिमोट वोटिंग। तो ईसीआई का प्रस्ताव क्या है, ईसीआई का प्रस्ताव है कि भाई रिमोट वोटिंग की जाए फॉर माइग्रेंट्स, अप्रवासियों के लिए, एज अर्ली एज दिस ईयर, इसी साल कर दी जाए। मतलब इतनी जल्दीबाजी करेंगे कि इसी साल हम ये काम कर लेंगे। अच्छा, इसमें ईसीआई की वर्ब है प्रपोजेज है। एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है तो अर्ली डिग्री पॉजिटिव है। अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री होती है अर्लियर, और सुपरलेटिव होती है अर्लीस्ट, ये पता होगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, एक बात ये ध्यान रखना कि एज अगर आ जाता है, सो अगर आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा अगर एनफ दे रखा होता है, या फिर वेरी दे रखा है, या मच तो नहीं, सो एज एनफ वेरी या टू, इन सभी के साथ में डिग्री कौन सी आती है, पॉजिटिव। ये बहुत ही काम की बात है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस बात को। जब आप इनमें से कोई भी शब्द देखते हैं तो इनके साथ में डिग्री कौन सी आनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? देखिए, वाइल देयर इज नो टेक्निकल बेसिस, अब वाइल से एक दो उपवाक्य जोड़े जाते हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। तो यद्यपि देयर इज नो टेक्निकल बेसिस, कोई भी कानून एक तकनीकी आधार नहीं है एलिगेशंस का। एलिगेशन का मतलब होता है एक्यूजेशन या चार्ज, अभियोग या आरोप को बोलते हैं, और फ्रॉड। तो तकनीकी आधार तो है नहीं कि आप वर्तमान के अंदर कोई जालसाजी का आरोप लगाएं, इन पर फ्रॉड का आरोप लगाएं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉन नेटवर्क्ड ईवीएम्स, मतलब कोई सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें, या वो ईवीएम जो नॉन नेटवर्क्ड हैं, मतलब नेटवर्क से काम नहीं करती, इंटरनेट से काम नहीं करती, जुड़ी हुई नहीं होती इंटरनेट से। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट इन देम। फिर भी अब ये नया वाक्य हो गया, नया उपवाक्य हो गया, और विरोधाभासी क्लोजेस को जोड़ता है वाइल, तो ये बताएगा। लेकिन फिर भी क्या है, लोगों का विश्वास जो है उनमें, वो हैज़ नेवर बीन लोअर देन इट इज़ टुडे, वो उतना कभी भी कम नहीं था जितना वो आज है। ठीक है, तो टेक्निकल बेसिस की वर्ब तो है इज, पहले क्यों है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, नो है वो डिटर्मिनर होता है, नो डिटर्मिनर होता है, और जो नॉट है वो एडवर्ब होता है। नॉट है वो होता है एडवर्ब, नो होता है डिटर्मिनर। तो यद्यपि कोई भी तकनीकी कोई आधार नहीं है आरोपों का कि जालसाजी का आरोप लगाया जाए, किसमें, करंट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉन नेटवर्क्ड ईवीएम्स। किसी एक जगह पे आपने किसी ईवीएम्स को देखकर आरोप लगा दिया, नॉन नेटवर्क्ड है, ये एग्जेक्टिव है, मतलब जो कि नेटवर्क पे आधारित नहीं है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर भी पब्लिक ट्रस्ट जो है उनमें, किन में, ईवीएम्स में, ईवीएम्स के लिए दैम आ रहा है। हैज़ नेवर बीन लोअर देन, वो कभी भी इतना कम नहीं रहा जितना कि आज है। पब्लिक ट्रस्ट के लिए इट है प्रोनाउन, इट की वर्ब इज है, ये भी सब्जेक्ट है यहाँ पे। पब्लिक ट्रस्ट इज, पब्लिक ट्रस्ट की वर्ब इज है। द ओनली स्ट्रेंथ, ओनली के पहले जब द लगाते हो ना तो इसका मतलब एकमात्र होता है, याद रखना। ओनली के पहले जब द लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, एकमात्र, वरना इसका मतलब होता है केवल। तो पब्लिक ट्रस्ट एकमात्र ताकत है किसकी, किसी भी चुनावी प्रक्रिया की, ऑफ एनी इलेक्टोरल प्रोसेस। विद ईवीएम्स द वोटर हैज नो वे। अब ईवीएम्स को अगर देखें तो वोटर के पास कोई तरीका ही नहीं है। ईवीएम्स की अगर बात करें तो वोटर के पास और कोई तरीका है नहीं, क्या, टू सी, ये देखने का कि वेदर द वोट इज रिकॉर्डेड एज इट इज कास्ट। कास्ट होता है वोट डालने के लिए, कास्ट का यूज करते हैं, और कास्ट के तीनों फॉर्म ही ये होती है, कास्ट, कास्ट, कास्ट। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कास्ट ही होती है।
तो जैसे ये वोट डाला जाता है, इट की वर्ब इज है, वोट के लिए आ रहा है, इट प्रोनाउन, वैसे वोट कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि क्या ये वोट रिकॉर्ड हो गया, दर्ज हो गया, ये देखने का तरीका है ही नहीं जैसे ही वोट डलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोटर, वोटर की वर्ब हैज, नो डिटर्मिनर वे नाउन, और द वोट की वर्ब इज रिकॉर्डेड, पैसिव वॉइस, बी के साथ थर्ड फॉर्म, और इट के साथ में इज और इज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो फिर भी पैसिव वॉइस है ये, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप। फिर क्या कहना चाह रहा है देखिए, फिर कह रहा है कि द ECI इज एम्बिशियस प्लान। तो जो चुनाव आयोग का महत्वाकांक्षी योजना है, ये जो एक दूर रिमोट EVM मशीन की बात ये कर रहा है, तो ये जो महत्वाकांक्षी प्लान है, कम्स इसकी वर्ब है, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, तो ये इस पृष्ठभूमि से आधारित है। कम्स मतलब आया है ये योजना, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप मतलब क्यों इसको सोचना पड़ा ऐसा, तो ये इसलिए सोचना पड़ा, ये इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पब्लिक स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट, और नाउन है क्योंकि ISM दे रखा है, तो लोगों के डाउट के कारण सोचना पड़ा। डाउट किस बात को लेकर है, अबाउट इट्स ओन इम्पार्शियलिटी, इट्स ओन इम्पार्शियलिटी, इट्स आ रहा है किसके लिए, इट्स आ रहा है इसके लिए, ECI के लिए, ओन मतलब खुद की, इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता, चुनाव आयोग के लिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि निष्पक्षता से काम करेगा, तो इसकी निष्पक्षता को लेकर डाउट है, इस कारण से इसने ऐसा किया। लेस जस्टिफिएबली, जस्टिफिएबल का मतलब ये उचित नहीं है, है ना, तो ये कम उचित है। हालांकि अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द EVMs, कि अगर आप शक करें रिलायबिलिटी के बारे में, भरोसे को लेकर EVM के, तो ये थोड़ा सा कम मतलब जमने वाली बात है, लेकिन फिर भी ऐसा है। तो प्लान की वर्ब है वो कम्स है, स्केप्टिसिज्म का मतलब डाउट है, नाउन है। आगे देखिए, द प्रपोज्ड प्लान, जो प्रस्तावित योजना है, प्लान यहाँ पे नाउन है, प्रपोज्ड है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, और द है वो यहाँ डिटर्मिनर है। तो जो प्रस्तावित योजना है विल ऐड मोर क्वेश्चंस टू द मिक्स, कोई चीज में मिक्स में जोड़ते हो आप, ऐड समथिंग टू द मिक्स का मतलब है पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं और उसमें आपने एक चीज और ऐड कर दी, ठीक है। तो जो प्रस्तावित योजना है वो और अधिक प्रश्न यहाँ पे जोड़ेगा, इंक्लूडिंग सम फंडामेंटल वंस, और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मौलिक प्रश्न हैं, वंस यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए आ रहा है। सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन सिटीजनशिप एंड टेरिटोरियलिटी, कि जैसे एक प्रश्न ये भी है कि क्या परस्पर संबंध है, क्या कोरिलेशन है, परस्पर संबंध को बोलते हैं, बिटवीन सिटीजनशिप नागरिकता और क्षेत्रीयता में, ठीक है, बिटवीन के साथ में लगाते हैं एंड, ये ध्यान रखना है। तो प्रस्तावित योजना जो है वो बहुत सारे प्रश्न तो हालांकि पहले ही है, उसमें कुछ और प्रश्न जोड़ेगा, और इसमें एक प्रश्न ये भी है, कुछ मौलिक प्रश्न भी हैं, मौलिक प्रश्न जैसे कि सिटीजनशिप और टेरिटोरियलिटी के अंदर क्या कोरिलेशन है, क्या परस्पर संबंध है। फिर कह रहा है इन एन एरा, एरा का मतलब होता है युग, जो दौर है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जो ये एरा है किसका, ह्यूमन मोबिलिटी का, अभूतपूर्व ह्यूमन मोबिलिटी का, कि आज इतना ऐसा दौर आ गया है कि लोग चाहे जहां जा सकते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए यूज किया गया अनप्रेसिडेंटेड, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच या फिर वर्ड कैटेगरी जो होगी वो एडजेक्टिव होगा। तो जो ये युग है कि आज की तुलना में ऐसी ह्यूमन मोबिलिटी पहले कभी नहीं रही। द आइडिया ऑफ पोर्टेबल वोटिंग राइट्स, तो जो आज विचार आपके मन में आया है कि वोटिंग राइट्स पोर्टेबल हो, पोर्टेबल का मतलब है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ठीक है। तो जो ये विचार है पोर्टेबल वोटिंग का, वोटिंग राइट्स का, कि आप जहां कहीं भी है वहां से वोट डालने का अधिकार रख सकते हैं, तो ये आइडिया वर्थ कंसिडरिंग है, सोचने योग्य है। वर्थ का मतलब योग्य होता है, और वर्थ के साथ में जब भी आप क्रिया लगाएंगे तो जेरेंड लगाएंगे, ध्यान रखना है। वर्थ के साथ में जब भी कोई वर्ब लगानी हो तो जेरेंड लगानी है, ये काम की बात है इसमें, ठीक है। तो वर्थ कंसिडरिंग हो गया। द राइट की वर्ब है इज, और इज के साथ आ रहा है ING कंसिडरिंग। बट इट विल हैव फार रीचिंग रेमिफिकेशन, लेकिन लेखक कह रहा है कि इसके बहुत व्यापक दुष्परिणाम होंगे। फार रीचिंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव, या फिर इसे कहेंगे वाइड रेंजिंग, मतलब काफ़ी व्यापक, काफ़ी मतलब बहुत बड़े स्तर पर। रेमिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, आउटकम कह सकते हो, कॉन्सेक्वेंस कह सकते हो, लेकिन इसके काफ़ी सारे दुष्परिणाम होंगे। दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब है यहाँ पे इसका मतलब है या तो कर सकते हो वो दुष्परिणाम जिनको कि कर दिया जाना चाहिए, दैट आ रहा है रेमिफिकेशंस के लिए। अकाउंट फॉर का यहाँ पे है कि मेक एन एंड,
इसके अलग अलग मतलब होते हैं। अकाउंट फॉर का मतलब ये भी होता है टोटल पार्ट बनाना, किसी चीज़ में कितनी हिस्सेदारी है उसके लिए भी अकाउंट फॉर आता है। अकाउंट फॉर का मतलब सोचना भी होता है, किसी क्लैरिफाई करना भी होता है, और एक इसका मतलब होता है एंड करना। ठीक है, तो इन दुष्परिणामों को एंड किया जाना चाहिए। ठीक है, या फिर इन चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। अकाउंट फॉर का मतलब क्लैरिफाई भी हो सकता है, दोनों ही मीनिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लैरिफाई भी हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, डिफाइनिंग ए माइग्रेंट, तो किसी माइग्रेंट की परिभाषा देना। डिफाइनिंग यहाँ जेरेंड है, क्योंकि जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो उसे वर्बल नाउन कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, ग्रामर की भाषा में उसे कहते हैं हम जेरेंड। तो अगर आप किसी कोई प्रवासी है, कोई पलायन करने वाला व्यक्ति है, उसको अगर परिभाषित करने की बात करते हैं, हु इज़ एलिजिबल, कि जो योग्य हो किस चीज़ के, वोट रिमोटली, दूर से वोट डालने के लिए, ये डिफाइनिंग की वर्ब इज है। तो ये डिफाइन करना जो है गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद होगा। गोइंग टू बी मतलब ऐसा होगा भविष्य में। तो अगर आप ये कहो कि माइग्रेंट आखिरकार है कौन, किसको आप माइग्रेंट की डेफिनेशन में रखते हो, तो ये जो चीज़ है, कौन सा माइग्रेंट जो कि एलिजिबल है, समर्थ है दूर से वोट डालने के लिए, है ना, इस एलिजिबिलिटी में आता हो, तो ये चीज़ कंट्रोवर्शियल होने वाली है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, व्हेन डज ए माइग्रेंट एट ए प्लेस बिकम ए रेजिडेंट, उदाहरण के लिए एक प्रश्न है कि कब कोई माइग्रेंट जो है किसी स्थान पर रेजिडेंट बन जाता है। कि ठीक है, आप किसी राज्य में जाके रहने लग गए, फिर उस राज्य के ही नागरिक कहलाएं, वहीं के रेजिडेंट कहलाएं, तो ये कब, आप कितना समय इसके अंदर काउंट करेंगे, कब ऐसा मतलब मान लेंगे आप, ये कह रहा है। इवन द ईसीआई, यहाँ तक कि ईसीआई ने भी डाउट्स यहाँ एक्सप्रेस किए हैं। यहाँ तक कि इवन है, वो इम्फेसाइज करने के लिए आता है, जोर देने के लिए आता है। तो यहाँ तक कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी शक यहाँ पे जाहिर किया है, किस बारे में, प्रैक्टिकलिटी के बारे में, कि क्या ये व्यवहारिक चीज़ है, क्या ये प्रैक्टिकल है कि रिमोट वोटिंग राइट्स दिए जाएं माइग्रेंट्स के लिए। मतलब इसने पास्ट में ऐसा शक जाहिर किया था कि क्या माइग्रेंट्स को वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए, वहाँ पे इसको संदेह था। मीनवाइल, इसी दरमियान, देयर इज ऑल्सो एन एक्टिव डिमांड, इसी दरमियान यहाँ पे एक डिमांड बनी हुई है, एक्टिव डिमांड है, फिलहाल हाल फिलहाल बनी हुई है। एक्टिव डिमांड की वर्ब है वो इज है, क्योंकि देयर से स्टार्ट आ गया, मीनवाइल है वो कंजंक्शन है। तो इसी दरमियान, इसी दौर के अंदर एक और डिमांड है। डिमांड किस चीज़ को लेकर है, याद रखना, डिमांड यहाँ पे नाउन है, एक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसी कारण से फोर दे रखा है। अगर डिमांड यहाँ नाउन नहीं होता, अगर ये क्रिया होती तो यहाँ पे फोर नहीं आता। डिमांड जब क्रिया होती है तो आगे फोर नहीं लगता है, प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इसी दरमियान एक एक्टिव डिमांड किसको लेकर बनी हुई है, वोटिंग राइट्स को लेकर। और वोटिंग राइट्स किसके लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए, एनआरआईज के लिए। ठीक है, तो एक और डिमांड बनी हुई है कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं, जो मतलब एनआरआईज हैं, उनको भी वोटिंग का अधिकार दिया जाए। हायर टर्नआउट, टर्नआउट का मतलब वही अपीयर होना, अराइवल, तो कहीं ज़्यादा अगर लोग आएंगे मतलब वोट डालने के लिए, इज वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। स्ट्राइव का मतलब है ट्राई हार्ड या स्ट्रगल कह सकते हो, किस चीज़ की कोशिश करना, है ना, स्ट्रगल करना। तो ये इसके लिए संघर्ष करना या इसके लिए मेहनत करना, इसके लिए कोशिश करना, ये डिजर्व करता है, ये वर्थ है, ये योग्य है, ऐसा होना चाहिए। बट नॉट विदाउट सफिशिएंट सेफगार्ड्स, लेकिन ये बिना कुछ ज़्यादा सुरक्षा के करोगे अगर आप तो गलत है। सेफगार्ड्स का मतलब सेफ्टी, लेकिन ये सफिशिएंट सेफ्टी इसके लिए चाहिएगी, सेफ्टी का ध्यान रखना है, सुरक्षा का ध्यान रखना है। सेफगार्ड्स के बगैर अगर ये करोगे तो ये सही नहीं है। तो ये तो था आज के इस सेशन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब उन बच्चों के लिए क्वेश्चंस हैं जो पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, कुछ सिनोनिम्स हैं, दो दो ऑप्शंस मैंने दिए हैं। कुछ एग्जाम जैसे कि आरएएस जैसा एग्जाम होता है, उसके अंदर ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि केवल दो ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं और वहां पर आपको बताना है कि किसी वर्ड का क्या सिनोनिम है। तो यहाँ सिनोनिम बताना है। मैग्नेनिमस, इसका मतलब होता है जेनरस, इसका मतलब है उदार, दयालु, उदार या दयालु को बोलते हैं। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है। दूसरा है ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस का मतलब है एब्सर्ड, बेतुका, बेहुदा या उपहासात्मक, उपहासात्मक, ठीक है, बेतुका या बेहुदा। सेंसिबल का समझदार होता है। फिर है ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब होता है खुश, तो जोयस इसका सिनोनिम होगा, खुश या प्रसन्नचित्त को बोलते हैं। ग्लोमी का दुखी होता है, सैड इसका सिनोनिम होगा। हुडविंग का मतलब है चीट, चीट का मतलब होता है धोखा देना। वेनरेट जो है इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट, सम्मान देना। वेनरेट का मतलब होता है सम्मान देना। डीएफआई का मतलब होता है वर्शिप करना, पूजा प्रार्थना करना, ठीक है।
और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। तो इसके लिए एक वर्ड होता है डिफाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। DEFY जो है इसका मतलब चैलेंज करना है, और DEIFY है इसका मतलब वर्शिप करना है। फिल्दी का मतलब गंदा होता है, तो डर्टी। स्कैटर का बिखेरना होता है, डिस्पर्स करना होता है। स्कैटर का डिस्पर्स, बिखेरना। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। स्टूपिड का मूर्ख। फ्लिम्जी का मतलब है वीक, कमजोर। और रोबस्ट जो है इसका एंटोनिम है हष्टपुष्ट को बोलते हैं, स्टर्डी को बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं। फेलिसिटी का मतलब हैप्पीनेस है ना, और सैड दुख हो गया, तो ये हो गया खुशी, फेलिसिटी। लॉथ का मतलब होता है हेट, नफरत करना। और फोरटेल का मतलब होता है प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना, पहले से क्या होने वाला है उसका अनुमान लगाना, है ना, इसको बोलते हैं फोरटेल। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।